हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने का जो है चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो है क्वेश्चन आंसर रह जा रहा था, है ना। तो आज हम वो लगाएंगे। इसके पहले हम ये देख लेंगे कि हमने जो है इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या देखा था, 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ था, रिमाइंड करिए। 12 अगस्त 1765 में मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी। दूसरी चीज़ देखिए ये हुई थी कि दीवान के तौर पे कंपनी जो है अपने नियंत्रण वाले भूभाग का आर्थिक मामला का जो है मुख्य शासक बन गई थी। और क्या हुआ था इस चैप्टर में, देखिए 1865 के पहले जो है कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। जब दीवानी प्राप्त हो गई थी, इन्होंने जो है सोने चांदी का आयात करना बंद कर दिया, है ना। तीसरी चीज़ ये देखी थी हमने कि बंगाल की अर्थव्यवस्था जो है एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। देखिए, कारीगर जो थे वो गांव छोड़ के भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर जो है अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट हो रही थी। अब मैंने आपको इस चैप्टर में ये भी बताया था कि 1770 में जो है पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को जो है मौत की नींद सुला दी थी। तो इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी जो है वो तो समाप्त हो गई थी। तो बंगाल में जो है अर्थव्यवस्था संकट में थी और इसीलिए कंपनी ने क्या स्टार्ट किया था, स्थायी बंदोबस्त, है ना। स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था, लेकिन स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसर ने पाया कि अभी भी जमींदार जो है ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। फिर जो जमींदार जो है राजस्व चुकाने में विफल हो जाता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती। तो बहुत सारी जमींदारियों को जो है कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। फिर आया 19वीं सदी। क्या आया? 19वीं सदी। तो इसके पहले दशक में जो है हालात बदल चुके थे, बाज़ार की कीमतें बढ़ चुकी थी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा था और इससे जो है ज़मींदारों की आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे खेती में विस्तार होने लग गया। तो आमदनी तो बढ़ी, सुधार आया उसमें, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो हमेशा के लिए राजस्व जो है एक ही तय किया था ना, तो राजस्व में तो वृद्धि वो कर नहीं सकती थी। फिर वो नीति लाई महालवाड़ी की। तो महालवाड़ी में क्या किया, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल जो है एक राजस्व इकाई थी और यह एक गांव या फिर गांवों का समूह होती थी। तो किसान को जो लगान चुकाना था ना वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित भी नहीं था। तो लगान चुकाने के लिए अक्सर जो है महाजन से वो कर्ज लेता था और अगर वो लगान नहीं चुका पाता तो उसे जो है पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता। 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। तो राजस्व इकट्ठा करने, उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इसे कहा जाता है महलवारी बंदोबस्त, है ना। और ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी जो है अस्थाई बंदोबस्त की जगह नई नीति जो है प्रारंभ की गई, है ना। रैयतवारी का नाम दिया गया, मतलब कि जो है किसान है वो सीधे लगान जो है दे सकता है ना। और हमने नील विद्रोह के बारे में बात की थी। तो नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से लेके 60 के मध्य नील विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के नदिया जिले के पास, है ना, गोविंदपुर गाँव से प्रारंभ हुआ था। अब देखिए, हम चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें जो है ये जोड़े का मिलान करना है, ठीक है। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। महाल का मतलब क्या होता है? ग्राम समूह। निज का मतलब क्या होता है? बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, यानी कि प्राइवेट चीज़ें, है ना, यानी कि बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती। और रैयती क्या होता है? रैयतों की ज़मीन पर खेती। अब हमें भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। देखिए, यूरोप में वुड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। किससे? नील। किससे? नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। दूसरा है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। तो किसके कारण?
इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने बताया था, औद्योगिकीकरण, तो ये होगा औद्योगिकरण। अगला है, डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा, तो किससे? कृत्रिम रंग से। किससे? कृत्रिम रंग। अगला है, चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था, तो नील बगान मालिकों के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चंपारण आंदोलन हुआ कब था? 1917। तो ये इस व्यवस्था में क्या था? इसमें जो है 3/20, इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है था। तो इसमें जो है 20 में से 3 हिस्से में किसानों को नील की जो है पैदावार करनी होती थी, तो इसे जो है 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, है ना। बात कर रहे हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की कि स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, कब? 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें सबसे पहली बात ये थी कि राजाओं और तालुकेदारों को जो है जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई। दूसरी चीज़, जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा करके कंपनी के पास जमा करने का काम दिया गया। तीसरी चीज़, ज़मीन की राजस्व राशि जो है स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई, है ना। कि आपको आप जैसे मान लीजिए, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे महीने के एंड में आपको 1000 रुपये चुकाना है, तो 1000 ही जब भी कोई भी महीने का एंड होगा तो आपको 1000 रुपये ही चुकाना है ना। तो ये एक राशि जो है वो निश्चित कर दी गई। चौथी चीज़, तो किसानों से जो है भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, और जिससे किसान जो है जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? देखिए, तो सबसे पहले हम महालवारी व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। देखिए, महालवारी व्यवस्था जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है कब लागू की गई थी? 1822 में। स्थायी बंदोबस्त कब आया था? 1793 में। और ये जो महालवारी है ये कब आया? 1822 में। अब देखिए, इस व्यवस्था के अनुसार क्या चीज़ें थी। सबसे पहली बात कि गांव के एक एक खेत में जो है अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या फिर ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। दूसरी चीज़, इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, जैसे कि जो है स्थायी बंदोबस्त में था। इसमें जो है राशि निश्चित नहीं की गई, बल्कि उसमें जो है समय समय पर संशोधन होता रहा। तीसरी चीज़ इसमें ये थी कि राजस्व इकट्ठा करने और जो है कंपनी के पास जमा कराने का काम जो है जमींदारों के पास ना होकर गांव के मुखिया को दिया गया। अब स्थायी बंदोबस्त में क्या था? वो जो है काम जमींदारों के पास था, है ना। थोड़ा सा हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी जान लेते हैं। कब हुआ इम्प्लीमेंट? 1793 में। कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। महालवारी कौन लाया? लॉर्ड मैकेंजी, है ना। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? जमीन का राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी और इसमें कोई संशोधन का प्रावधान नहीं था। राजस्व इकट्ठा करने का जिम्मा किसका था? जमींदार का था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो देखिए, इसकी 2 समस्याएं मुख्य थी। मुनरो व्यवस्था के कारण जो है पैदा 2 समस्याएं मुख्यतः थी। सबसे पहली समस्या को हम देख लेते हैं। देखिए, जो जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने जो है बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था, तो किसान तो राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए गाँव छोड़कर भाग रहे थे। दूसरी चीज़, मुनरो व्यवस्था की क्या दिक्कत थी? मुनरो व्यवस्था से जो है अफसर को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था जो है किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भी समस्या का एक कारण है। अगला है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? इसके एक रीज़न हो तो मैं बताऊं, इसके बहुत सारे रीज़न है। देखिए, पहला रीज़न ये है कि किसानों को जो है नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, लेकिन फसल कटने पर जो है कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण चुका नहीं पाते थे और कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के चक्र में फंस जाते थे। दूसरी चीज़,
बागान मालिक जो थे वे चाहते थे कि किसान जो है अपने सबसे उपजाऊ खेत पे जो है नील की खेती करे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नील की खेती के साथ दिक्कत क्या है, नील की जो जड़ें होती हैं ना वो बहुत दूर तक जाती हैं, है ना, और वो जो है मिट्टी का जो सारा पोषण जो है वो खींच लेती हैं। तो इसके बाद जो है उसमें खाद्यान्न फसलों को उगाना बहुत मतलब ना के बराबर है ना। तीसरी दिक्कत ये थी कि किसान को जो है नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी जो है अन्य फसलों को समय नहीं दे पाता था। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था रैयतों को। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? आप सभी को पता है कि 1859 में नील विद्रोह हुआ था, है ना। तो बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। तो रैयतों ने निर्णय लिया कि ना तो वे नील की खेती करेंगे और ना ही वे कर्ज देंगे, यानी कि ना ही जो है बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। तो कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोशिशों को जो है किसानों के विद्रोह का समर्थन माना। और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग भी मैंने बताया था कि नील आयोग बना था, और उसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि किसानों को जो है ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए विवश करा जा रहा है। तो इसके बाद ये अनुबंध भी आया कि जो व्यक्ति नील की खेती अपने मन से करना चाहता है वो करे, अन्यथा ना करे। तो इस प्रकार जो है बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अब देखिए, आइए करके देखें, थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण आंदोलन और उसमें जो है महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। देखिए, जब ये चंपारण आंदोलन हुआ ना 1917 में, उसी के आसपास जो है अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी ने चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। तो गांधी जी जो है वो नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया उन्होंने, और ये उनका पहला सत्याग्रह था जो कहाँ से शुरू हुआ, चंपारण से शुरू हुआ, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था। तो सरकार ने जो है दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका जो अहिंसावादी नीति थी ना वो सफल हुई और अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई और गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें और ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं और क्या फ़र्क है। देखिए, चाय के बागान में जो मजदूर होते हैं ना उनको अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील के बागान में ऐसा नहीं होता था। चाय या कॉफ़ी के बागान में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील के बागान जो है वो फसल कटाई या बुआई के समय अधिक काम होता था वहाँ। तीसरी चीज़ कि चाय और कॉफ़ी के बागान जो है मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। तो चलिए, यहीं समाप्त होता है ये वीडियो, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।